हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है जीवों में जनन। अब सर्वप्रथम अपन समझते हैं कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो ये बीच का दौर है, इसे अपन क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। अब ये जीवन अवधि कम से कम 1 दिन की हो सकती है और अधिक से अधिक हजारों वर्ष तक हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि ये आकार या साइज पर डिपेंड करती हैं या नहीं करती है जीवन अवधि। तो आवश्यक रूप से आकार या साइज पर जीवन अवधि डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कौवा और तोते का आकार लगभग समान है, परंतु इनके जीवन अवधि में बहुत सारा डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे कि कौवे की जीवन अवधि है वो है 15 वर्ष और तोते की जीवन अवधि है 140 वर्ष। जैसे कि एक एग्जाम्पल और समझते हैं, आम और पीपल का आकार लगभग समान है, परंतु इनके जीवन अवधि में बहुत सारा डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे कि आम की जीवन अवधि 250 वर्ष और पीपल की जीवन अवधि 2500 वर्ष। अब इससे आवश्यक एक निष्कर्ष निकला है कि जीवन अवधि भले ही कितनी हो, लेकिन उसकी प्राकृतिक मृत्यु क्या है? सुनिश्चित है। अब एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर बाकी से सभी की क्या होती है? प्राकृतिक मृत्यु होती है। अब अपन कुछ जीवों की जीवन अवधि देखते हैं। जैसे कि तितली की जीवन अवधि है 1-2 हफ्ते, कौवे की जीवन अवधि है 15 वर्ष और तोते की जीवन अवधि 140 वर्ष, मगरमच्छ की जीवन अवधि है 60 वर्ष और कछुए की जीवन अवधि है 100 से 150 वर्ष। अब अपन पढ़ते हैं जीवों में जनन। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव, जिसका अर्थ होता है जनन। परिभाषा, तो जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल तो अपन ने समझ लिया कि जीवन अवधि कहलाता है। अब अपन समझते हैं कि जनन किसे कहते हैं। तो अपने समान एक छोटे जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब जनन का अर्थ समझते हैं। री मतलब हुआ करे पुनः, प्रोडक्ट मतलब हुआ करे निर्माण, मतलब कोई पुनः प्रोडक्ट का निर्माण करना क्या कहलाता है? रीप्रोडक्ट कहलाता है। तो रीप्रोडक्ट का मतलब होता है पुनः निर्माण करना। जैसे कि अपने एक छोटे जीव को जन्म दिया, तो ये क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब जनन अपन क्यों करते हैं? जनन अपन यूँ करते हैं कि जातिरो अस्तित्व बनाने वास्ते अपन जनन करिया करा। अब जनन को प्रभावित करने वाले कारक वास स्थल है, आंतरिक शरीर है और अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब क्या होता है कि ये संतति हैं जो अपने छोटे जीव को जन्म दिया है, ये संतति वृद्धि करेगी, फिर इसके अंदर परिपक्वता आएगी और ये भी फिर क्या करेगा? जनन करेगा और एक अपने समान छोटे जीव को जन्म देगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? एकल जनक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति से नए गैमेट का निर्माण करना अलैंगिक जनन कहलाता है, जैसे कि अमीबा। अब अपन बात करते हैं लैंगिक जनन। 2 विपरीत लिंग वाले जनक आपस में भाग लेते हैं, जैसे नर और मादा, तो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे कि एक अपन ने नर ले लिया और एक अपन ने मादा ले ली, इन दोनों के मध्य अपन ने संलयन करवाया तो एक नई संतति का निर्माण हुआ, वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक अलैंगिक जनन, इसमें क्या होता है? एकल जनक होता है, संतति एक दूसरे से समरूपी नहीं बल्कि एकदम समान होती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि क्लोन किसे कहते हैं? कि आनुवंशिकी और आकार की रूप से समान संतति को अपन क्लोन कहते हैं। किसके अंदर? अलैंगिक जनन के अंदर। इसमें से एक अंक का अपन का प्रश्न बन सकता है बोर्ड के अंदर, तो ये आप ध्यान रखना कि क्लोन किसे कहते हैं। आकार की व आनुवंशिकी रूप से समान संतति को अपन क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। इसमें भी एक जीव होता है और संतति अनेक बनती हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं विखंडन क्या होता है। जनक का टुकड़ा, मतलब जो जनक होता है एकल जनक, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जनक के छोटे छोटे टुकड़े, उसे अपन क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं।
जैसे कि एक मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ये भी अपन मान सकते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है, जनक दो समान भागों में बढ़ता है, उसे अपन क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन के एग्जाम्पल की अपन बात करें तो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। बहुविखंडन जिसका एग्जाम्पल मतलब दो से अधिक विखंडन होता है उसे बहुविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया का रोगजनक भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अमीबा है, इसका कोशिका विभाजन हुआ, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ और ये दो संतति का निर्माण कर दिया गया। जैसे कि अपन एक और समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में पैरामीशियम, तो ये है, इसका कोशिका विभाजन हुआ, फिर 1 से 4 हुई, 4 से फिर कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, फिर अनेक संततियों में बट गया। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अपन समझते हैं मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, छोटी छोटी कलिकाओं के रूप में निर्माण होता है। जैसे कि यीस्ट है और हाइड्रा है, तो इसमें आप देख रहे हो यीस्ट की संरचना, ये केंद्रक का विभाजन हो रहा है, फिर अतिवर्ती ये निकल रही, ये क्या है, अतिवर्ती जिसे मुकुल कहते हैं, और इस मुकुल से एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कि अपन हाइड्रा में भी देख सकते हैं, हाइड्रा का ये मुख है और ये यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी कलिकाएँ निकली होती हैं। ये कलिका आगे चलकर इस अपने जनक से अलग हो जाती हैं और अलग होकर एक नई संतति का निर्माण करती हैं। अब अपन समझते हैं पुटी भवन। पुटी भवन तो अमीबा है ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने चारों तरफ क्या बना देती हैं, त्रिकोर की आवरण बना देती हैं। और जब अनुकूलन परिस्थितियाँ होती हैं तो ये है ना खुलता है तो अपने क्या करता है, बीज स्पोर को क्या करता है, विमोचित करता है, जिससे क्या बनती है, नई संतति बनती है। अब अपन समझते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन का मतलब यह करें, शरीर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित होकर प्रत्येक जीव का टुकड़ा क्या करता है, वृद्धि करता है और वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करता है। जैसे कि पुनरुद्ध के अंदर अपने एग्जाम्पल देखते हैं तो प्लेनेरिया है और हाइड्रा है। बीजाणु जनन मतलब अमीबा की जब भित्ति पड़ती है तो बीजाणु क्या होता है, विमोचित होता है और अनेक जीव का निर्माण होता है, जिसे अपन बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। अब ये बीजाणु या स्पोर के प्रकार, तो बीजाणु या स्पोर के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार हैं। पहला है चल बीजाणु, दूसरा है अचल बीजाणु, तीसरा है जैम्यूल। अब चल बीजाणु के अंदर क्या होता है, गमन अंग उपस्थित होते हैं, इसके अंदर गमन अंग अनुपस्थित होते हैं। इसके अंदर कसाब पाए जाते हैं, इसके अंदर कसाब नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि चल बीजाणु के एग्जाम्पल की अपन बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, ये फ्लैजिला होते हैं और ये चल बीजाणु होते हैं। इस तरह से इसकी ये संरचना होती है। अब अपन अचल बीजाणु के अंदर बात करें तो कॉनिडिया, जिसका एग्जाम्पल कॉनिडिया है और जिससे एक पेनिसिलियम दवा भी बनाई थी, प्रतिजैविक दवा बनाई गई थी। और जैम्यूल, जिसमें पाया जाता है स्पंज में जैम्यूल द्वारा जनन होता है। तो ये रंध्र हैं और ये कांटे हैं और ये कोशिका। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कायिक प्रवर्धन। तो पौधे के कायिक भाग से, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, इन सभी से एक नए जीव का निर्माण करना या नए पौधे का निर्माण करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पादप के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण करना, और कृत्रिम मतलब मानव द्वारा पौधे के कायिक भाग से नए पौधे, जैसे कलम के द्वारा, रोपण के द्वारा और दाव लगाना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अपन एग्जाम्पल समझते हैं इसके। आलू, तो ये आलू है और इनके ऊपर ये छोटी छोटी कलिकाएं हैं। तो अपन इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं और काट के इसका छोटा सा भाग अपन जमी के अंदर बो देते हैं। कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि एक नए आलू का निर्माण हो जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल परकंद, परकंद का एग्जाम्पल अदरक। इस तरह से इसकी कलिकाएं होती हैं। और अग्रेव का बुलबिल, अग्रेव का बुलबिल। अब है बायोफिल्म। अपस्थानिक कलिका का उदाहरण है बायोफिल्म, और जल हार्वेस्टिंग जो है अपस्थानिक भूस्थानिक का एग्जाम्पल है। अब अपन समझते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग या जल कुंभी क्या होता है। तो ये क्या है, एक महाविपत्ति है
बंगाल का आतंक भी इसे कहते हैं। ये रुके हुए जल के अंदर पाया जाता है। अब देखो, ये इस तरह से ये वाटर हार्वेस्टिंग के पुष्प लगे हुए हैं, सफ़ेद पुष्प हैं, और इसके नीचे ये क्या होती हैं, मछलियाँ होती हैं। अब ये सुंदर पुष्प होने के कारण बंगाल वालों ने क्या किया, इस पुष्प को अपने जलाशयों में लगा दिया, अपने जलाशयों में लगा दिया, और जल में क्या रहती हैं, मछलियाँ रहती हैं। अब क्या हुआ कि इन जलकुंभिका का एक जनन होता है, तो इसकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब इसकी संख्या में वृद्धि होने से क्या हो गया, जो ये मछलियाँ थी इनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा से मिल नहीं पाई, क्योंकि इनकी संख्या वृद्धि हो गई। इस तरह से आप देख रहे हो, तो ये संख्या वृद्धि होने के कारण इनको मृत्यु होने लग गई। क्यों होने लग गई, क्योंकि ऑक्सीजन जा नहीं रहा था, और पूरे एरिया में इनकी वृद्धि हो गई। इनकी वृद्धि हो गई किसकी, वाटर हार्वेस्टिंग की वृद्धि होने के कारण इनकी संख्या में कमी आने लग गई, मृत्यु होने लग गई, और जल में O2 की अनुपस्थिति हो गई और मछलियाँ की मृत्यु हो गई। इस तरह से ये क्या हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में चर्चा हो गई। अब अपन अन्य उदाहरण जैसे कि कंद के उदाहरण, तो कंद का उदाहरण आलू, और परकंद के उदाहरण केला और अदरक, और अपस्थानिक मूल का उदाहरण अदरक, और बायोफिल्म या पत्रचट्टा किसका उदाहरण है, अपस्थानिक कलिका का उदाहरण है। इसका निर्माण कैसे होता है, पत्ती के कटे हुए भाग से इनका निर्माण होता है, जो अपन ने पीछे अबार पढ़ा था। अब अपन लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। तो परिभाषा तो पीछे अपन ने पढ़ ली कि लिंग क्या होता है, विपरीत होता है, और जिससे संतति होती है। ये प्रक्रिया क्या होती है, धीमी और जटिल प्रक्रिया होती है, जनक से एकदम समरूप नहीं होती हैं, और जीवन अवधि की प्रावस्थाएं कितनी है, 3 प्रावस्थाएं हैं। तो पहली प्रावस्था है किशोरा अवस्था, दूसरी है जनन प्रावस्था, और तीसरी है वृद्धावस्था। अब क्या होता है, किशोर अवस्था में अपन मानव या जंतु के बात करें तो एक किशोर अवस्था कहलाती है। पादपों में ये क्या कहलाती है, कायिक प्रावस्था कहलाती है। जनन प्रावस्था को पादपों में क्या कहते हैं, जनन प्रावस्था ही कहते हैं, और पादपों में वृद्धावस्था को क्या कहते हैं, वृद्धावस्था ही कहते हैं। अब क्या होता है, कुछ पादपों में देखते हैं कि पुष्प आने लगता है, कुछ मौसमी फल मतलब मौसम के अकॉर्डिंग फल देते हैं, जैसे कि आम है, सेब है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो वर्ष भर क्या देते हैं, पुष्प देते हैं। अब अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल। बांस जाति का एक पादप है जो पूरे जीवन काल में एक बार क्या देता है, पुष्प देता है। मतलब 50 से 100 वर्ष के बाद अपने पूरे जीवन भर में केवल एक ही पुष्प देता है, और परिणाम स्वरूप बड़े बड़े फल का निर्माण करता है। तो ये भी क्वेश्चन एक अंक के अंदर पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सा पादप है जो 50 से 100 वर्ष के बाद एक बार पुष्प देता है, तो बांस जाति का पादप। अब अपन एक अन्य पादप के बारे में पढ़ते हैं जो क्या है, 12 वर्ष के बाद सिर्फ एक बार पुष्प देता है, जिसका नाम है स्टोबिलेंथस कुनियाना, जिसे अपन सामान्यतः नीला कुरंजे भी कहते हैं। तो ये भी एक अंक का बोर्ड के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पादप है जो 12 वर्ष के बाद एक बार ही पुष्प देता है, तो नीला कुरंजी। अब आगे अपन समझते हैं, पादप ने सितंबर और अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए, परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में किनारों पर पुष्प की कलिका छा जाती है, जिस दृश्य से पर्यटक क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। अब अपन समझेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं, मतलब निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन क्या होता है, इसके अंदर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है, नर और मादा युग्मकों का एक दूसरे के संपर्क में आना, मतलब एक दूसरे के पास में आएंगे तभी तो क्या होगा, एक नए युग्मक का निर्माण होगा। तो युग्मकों के निर्माण का विकास की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। अब युग्मक क्या होता है, इसे अपन गैमेट भी कह सकते हैं। युग्मक लैंगिक जनन की इकाई है, और युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। भले ही जनक अगुणित या द्विगुणित हो, उससे अपन को कोई मतलब नहीं होता है। अब अपन समझते हैं कि युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समयुग्मजी और एक होता है विषम युग्मजी। समयुग्मजी किसे कहते हैं, आकार के और कायिकी रूप से समान हो, उसे अपन क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं क्लेडोफोरा, ये क्या है, एक शैवाल है,
जैसे कि इसकी संरचना आप देख रहे हैं इस तरह से होती है। अब विषम युग्मजी पढ़ते हैं। तो विषम युग्मजी मतलब युग्मक का आकार कायिकी में भिन्नता हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपन फ्यूकस, ये भी एक सवाल है और मानव भी इसके अंदर अपन लिख सकते हैं। जीवों में लैंगिकता, तो लैंगिकता दो प्रकार की होती हैं। एक होता है एक लिंगाशीय जिसे अपन कहते हैं विषम थैलसी मतलब एक लिंगी, और दूसरा होता है उभयलिंगी जिसे अपन कहते हैं द्विलिंगी, जिसे क्या कहते हैं समथैलसी कहते हैं परिभाषा। तो वह जीव जिसमें नर और मादा जननांग संरचना अलग अलग थैलस में उपस्थित हो, मतलब नर और मादा जो जननांग होता है वो क्या होता है अलग अलग थैलस के अंदर क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है नर और मादा जननांग एक ही थैलस में होते हैं, मतलब एक ही थैलस में होते हैं, एक ही भाग में होते हैं। जैसे कि अपन एक लिंगी के अंदर अपन बात करें तो मनुष्य में नर और मादा क्या है अलग अलग है, मतलब नर अलग है और मादा अलग है, और दोनों का जननांग क्या है अलग अलग है। इसका जननांग अलग है और इसका जननांग अलग है, इसे अपन विषम थैलसी भी कहते हैं। अब अपन उभयलिंगी या द्विलिंगी के अंदर बात करें तो कारा है, नारियल है और कुकुरबिट्टो है। एक लिंगी के अंदर अपन पादपों की बात करें तो एग्जाम्पल पपीता है, खजूर है। विषम थैलसी आपने समझ लिया कि मार्केनेसिया एक लिंगी पुष्प है और सम थैलसी कारा जिसे द्विलिंगी पुष्प जैसे शकरकंद। अब है युग्मक संरचना के स्थानांतरण में कोशिका का विभाजन। तो क्या होता है अर्धसूत्राणु कोशिका युग्मक जनक कोशिका से सूत्र गुणिता 2n होती है। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन होता है। युग्मक जनन के दौरान 3 प्रावस्थाओं में इनकी क्या होता है विभाजन होता है। तो पहला होता है मुख्य पादपकाय जो होता है अगुणित, जैसे मोनेरा है, सेवाल है, फंजाई है, बायोफाइटा। फिर होता है बीजाणुविक अर्धसूत्र विभाजन द्विगुणित होता है जिसे कहते हैं जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी और आवर्त बीजी। और एक होता है युग्मक की अर्धसूत्री विभाजन जनक द्विगुणित होता है जैसे कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में देखने को मिलता है। अब अपन कुछ गुणसूत्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो मनुष्य के अंदर गुणसूत्र की संख्या होती है 46 और युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 और प्याज की गुणसूत्र संख्या होती है 16 और 8। तो अब अपन समझते हैं कि इसको याद कैसे करें। तो अपन ने क्या किया, प्याज खरीदा। भाई देखो प्याज को खरीद दिया, फिर उसको अपन क्या करते हैं धोते हैं, पानी से धोते हैं, फिर उसके क्या उतारते, फिर उससे क्या करते हैं छोलते हैं, छोलते मतलब 16। तो ये समझ में आ गया कि प्याज बाजार से खरीद कर अपन लाए, फिर उसको धोते हैं, फिर उसको छोलते हैं, तो 16 इसकी गुणसूत्र संख्या हो गई। अब आलू की बात करें तो आलू के अंदर गुणसूत्र होते हैं 48 और 24। अब अपन इसको ट्रिक से याद करें कि आलू मनुष्य को क्या है दुगुना पसंद है, मतलब मनुष्य के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी है 46 है। अब दुगुना पसंद है तो 2 प्लस कर दो तो कितने हो गए 48। अब बिल्ली के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 48 और 19। ये प्रजाति बंदे के सामने क्या जाती है अड़ जाती है। भाई देखो आप रास्ते में जाओ जब एकदम बिल्ली अपन आड़ी फिर जावे तो इन्हों मतलब अड़ गई अपन सामने बंदे के सामने अड़ जाती है, तो 38 अड़ गई मतलब 38। अब अपन घरेलू मक्खी की बात करते हैं। घरेलू मक्खी तो 12 गुणसूत्र होते हैं और 12 और 6 2 होते हैं। अब घर की कितनी भी अपन सफाई कर ले, 1-2 मक्खी तो फिक्स है कि आ ही जाई। केड़ी सफाई आप घर ले कर ले हुआ तो 1-2 मक्खी तो फिक्स है कि उनमें आ ही जाई। तो 1 और 2 क्या हो गए 12। अब अपन बात करते हैं मक्का। तो मक्का क्या है 20 रुपये किलो मिलता है। चावल, अब क्या होता है कि एक पति अपने पत्नी से पूछता है कि आज खाने में क्या बनाने जा रहे हो, तो उसने कहा मैं चावल बनाने जा रही हूँ। तब उसने कहा कि अरे क्या पागल है तू कि 24 ही घंटा चावल ही बनावे, तो 24 ही घंटा कहीं बनावे चावल ही बनावे, तो इनो मतलब कहीं हो गयो चावल कहीं है 24 ही घंटा बने, तो इनो हो गयो 24। अब चूहा, तो चूहे देखो चूहा चाल मतलब 4, चूहा कितना है 4 है और 1 रोटी लेन चपरे तो 1 लार लगा दे। अब कुत्ते की जीवन अवधि 78 है, नहीं सॉरी 78 जीवन अवधि नहीं, इसकी गुणसूत्र संख्या है 78 और 39।
अब क्या हुआ, चोर गया किसी के घर और कुत्ता पाल रखा था वहां पर, और वो कुत्ता उसके सामने क्या आ गया भाई, अड़तर, अड़हत्तर, अड़हत्तर, अड़हत्तर मतलब उसके सामने अड़ गया, तो अड़हत्तर। फल मक्की के अंदर अपन को डायरेक्ट याद रखना है, गुणसूत्र संख्या होती है 8 और 4। ओपियो ग्लॉसम, जिसका गुणसूत्र संख्या होती है 1260 और 300 नहीं 630। सेव 34 और 17। मक्का 20 और 10। तितली 380 और 190। इससे आगे का टॉपिक अपन अगली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।